रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात शुरू करेंगे। 2018 के इलेक्शन का बिगल बज चुका था। 2018 के इलेक्शन की गहमा गहमी का, इलेक्शन कैंपेन का, इलेक्शन सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका था। टिकटें दी जा रही थी। जो मुखालिफ सियासी जमातें थीं उनके उम्मीदवारों को तोड़ा जा रहा था। सियासी जोड़ तोड़ चल रही थी। इस दौरान जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर थे, जो सोशल मीडिया के यूट्यूबर थे, जो कि आज भी हैं, उनकी तरफ से इमरान खान का नाम लेके अपने थंबनेल पे ये लाइन लिखी जाती थी कि इमरान खान की एक इन स्विंगर से 3 खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हो गए। तो आज के प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के एक बॉल पे 3 खिलाड़ी, बल्कि 4 खिलाड़ी जो है वो क्लीन बोल्ड हुए हैं। ये 4 खिलाड़ी कौन से हैं और बॉल किसके थे? पीटीआई के तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर इमरान खान की यॉर्कर का जिक्र करते थे, इमरान खान की इन स्विंग का जिक्र करते थे, इमरान खान की बॉल, इमरान खान के बाउंसर का जिक्र करते थे। लेकिन अब ये एक बॉल किसने फेंकी है, ये डिलीवरी किसकी है और तहरीक इंसाफ की कौन सी 4 विकेटें गिरी हैं, एक तो ये आपको बताएंगे। तोशाखाना केस की समाअत भी हुई है। इस समाअत का अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इस अदालती कार्रवाई के बाद जो अलीमा खान और बैरिस्टर अली जफ़र ने मीडिया के साथ जो गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू से एक बड़ी खबर रिवील हुई है। उस गुफ्तगू से एक बड़ी खबर अनअर्थ हुई है। वो खबर क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनकी तफसीलात पर भी आगे चल के आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं जो तोशाखाना 2 केस की आज अडयाला जेल में समाअत हुई है। शाहरुख अंजुमन साहब ने इस केस की समाअत की। और नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई में कोई ऐसी प्रोसीडिंग नहीं थी। 2 गवाहान प्रोसिक्यूशन के बाकी बचे हैं। एक नैब के तफ्तीशी हैं, दूसरे एफआईए के तफ्तीशी हैं। उन पर इमरान खान साहब के वकील कौसैन मुफ्ती साहब ने जिरा मुकम्मल करनी थी। लेकिन आज खान साहब के वकील ने सिर्फ एक प्रोसिक्यूशन के विटनेस पे जिरा मुकम्मल की है। दूसरे जो विटनेस हैं उन पे कल जो है इमरान खान साहब के वकील कौसैन मुफ्ती जो हैं अपनी जिरा के प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे। आज की समाअत में इमरान खान साहब मौजूद थे, बुशरा बीबी साहबा मौजूद थे, और इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब की हमशीरगान हैं उनको भी कमरे अदालत में लाया गया, बिठाया गया, और प्रोसिक्यूशन की टीम भी मौजूद थी। अब नाजरीन, इस अदालती कार्रवाई के बाद जो बैरिस्टर अली जफ़र साहब हैं उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, मैं नाज़रीन मुख्तसर उनकी जो अहम बातें हैं आपके सामने रख देता हूँ। अब बैरिस्टर अली जफ़र साहब जो हैं वो सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हैं, और एक मरतबा उन्हें सेनेट में अपोजिशन बनाने का प्रपोजल आया था, लेकिन खान साहब ने अली जफ़र साहब का नाम जो है वो रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आज एक डेवलपमेंट ज़रूर हुई है, चलें वो आपको बता देते हैं कि इमरान खान साहब ने अपने 2 जो कोऑर्डिनेटर थे, एक नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब और दूसरे इंतज़ार पंजोता साहब, खान साहब के हुक्म से इन्हें कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारियों से फारिग कर दिया गया है। 2 खिलाड़ी तो ये हो गए जिन्हें इमरान खान साहब ने अपने हाथों से फारिग करके उनसे कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारियां लेके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एडवोकेट हामिद खान और दूसरे बैरिस्टर अली जफ़र को दे दी है। यानी आप ये देख लें कि तहरीक इंसाफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो टास्क, जो जिम्मेदारी अगर खान साहब किसी को देते हैं वो ज़्यादातर लॉयर्स ही होते हैं। सियासी लोगों को कोई जिम्मेदारियां खान साहब जो है तफवीज़ नहीं करते हैं। पार्टी का चेयरमैन वकील, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल वकील, पार्टी के इमरान खान से मुतल्लिका जो कोऑर्डिनेटर हैं वो भी खान साहब ने वकील अपॉइंट कर दी हैं। अब अली जफ़र साहब ने जो मीडिया के साथ गुफ्तगू की, एक तो उन्होंने कहा कि कल इमरान खान साहब ने जो अली मीन गंडापुर साहब हैं उन्हें अपने पास मुलाकात के लिए बुला लिया है, और दोनों की तरफ से, अलीमा खान और अली मीन गंडापुर की तरफ से जो एक दूसरे के खिलाफ बयानात दिए गए, उस बयानबाजी से, उस गोलाबारी से एक दूसरे को रोक दिया गया है। फिर जनाब अली जफ़र साहब ने कहा कि बानी पीटीआई ने वो कोऑर्डिनेटर की तब्दीली की खबर बताई। फिर उन्होंने कहा कि ये जो बयान दिए गए गंडापुर और अलीमा खान की तरफ से, इस पर इमरान खान साहब ने अफसोस का इजहार किया, और बानी ने कहा कि हमारे आपसी इख्तलाफात का फ़ायदा अपोजिशन को हो रहा है।
अब ये गंडापुर को तो बुला लिया गया, तो यही बात तो गंडापुर ने इमरान खान साहब के साथ जाके की थी कि जो कुछ अलीमा खान साहबा कर रही हैं पार्टी के खिलाफ, जो सोशल मीडिया से कंपेन चलाई जा रही है, उसका पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, पार्टी में इख्तलाफात जन्म ले रहे हैं। और फिर अली जफर साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब ने फैसला सुना दिया है कि जब तक उमर अयूब और शिबली फराज साहब के केसेस का फैसला नहीं होता, फैसला होने तक बानी ने महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। यानी पहले कहा गया था कि जब तक केसेस के फैसले नहीं होंगे नया कोई अपोजिशन लीडर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अब महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला कर दिया गया है, और अगर फैसले से महमूद खान अपना उमर अयूब बहाल होकर आ जाते हैं तो फिर वो अपोजिशन लीडर दोबारा से बन जाएंगे। यानी यहाँ पे एक यू टर्न लिया गया, ये एक बड़ी अहम खबर है। और यही कंडीशन जो है वो सेनेट के अपोजिशन लीडर के लिए भी है कि वहाँ पे राजा नासिर अब्बास साहब को अपोजिशन लीडर जो है वो अपॉइंट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, अलीमा खान साहबा ने गुफ्तगू की। अब अलीमा खान साहबा कहती हैं कि बानी के एक्स मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने तस्दीक की है कि तमाम डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल की गई। अब ये नहीं बताते, बात तो ये करते हैं कि एक गवाह का बयान जो है वो झूठा साबित हुआ तो खान साहब के खिलाफ केस ख़त्म कर दें। भाई किस कानून के तहत? अब बात करते हैं कि मतलब आपका कहना है, दावा आपका है कि एक गवाह का बयान झूठा साबित हुआ है, क्या अदालत ने उसको झूठा डिक्लेयर किया? आपके कहने से तो वो झूठा नहीं होगा। और दूसरा, मजमूई तौर पे तोशाखाना 2 केस में इमरान खान के खिलाफ 20 गवाह हैं, एक गवाह का बयान झूठा साबित हुआ तो बाकी 19 जो हैं उनके बयान कहाँ पे लेके जाएंगे? और ये जो कह रहे हैं कि साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने ये कह दिया वो कह दिया, मैंने आपको बताया था कि उनका जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ इस हद तक है कि तोशाखाना के तहफ़ कैसे आए, कैसे हासिल किए गए, असेसमेंट किसने लगाई, कैसे लगवाई गई, तरीकाकार क्या था। उनका सिर्फ बयान इसी हद तक है कि कितने तोहफे इमरान खान साहब तक उन्होंने पास ऑन किए, वो तोशाखाना में गए या तोशाखाना में नहीं गए। अब अलीमा खान साहबा कहती हैं कि तोशाखाना के केस में तेज़ी आ गई है, और फिर उन्होंने कहा कि जुल्फी बुखारी ने 190 मिलियन पाउंड केस में झूठी गवाही नहीं देना चाहते थे, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी जो है वो नीलाम की जा रही है। और जुल्फी बुखारी साहब जो साहब जो हैं, साहबा कहने लगा था, उनका नाम तो एक्यूज में शामिल था, उनकी गवाही तो होनी नहीं थी, प्रोसिक्यूशन के तो गवाही कोई और थे। अगर कोई स्टेटमेंट जुल्फी बुखारी का होना था वो तो भाग के बरतानिया चले गए, उनका सेक्शन 342 का स्टेटमेंट होना था। अब यहाँ पे फिर गलत बयानी की जा रही, क्योंकि सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चलाने के लिए जंगजू इनके पास मौजूद हैं। फिर आगे कहते हैं कि यही तो आसिम लॉ है, अगर इनके साथ चलो तो डाके चोरी सब माफ़ हो जाते हैं। अब मैं और कोई बात नहीं करना चाहता। और फिर कहते हैं कि 9 मई के बाद बगैर सबूत और सीसीटीवी के बगैर कई केसेस बना दिए गए। ये तरक्की का रास्ता नहीं, बहुत ख़राब हालात आएंगे। पहले 30 लाख लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, ऐसे हालात में मज़ीद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे धकेले जाएंगे, ये अलीमा खान साहबा ने कहा। लेकिन नाज़रीन, अब अलीमा खान साहबा का घेरा कहाँ पे तंग होना है या हो चुका है। एक तो हमारे साथी हसन अयूब साहब की खबर है कि 5 नवंबर 26 नवंबर के एहतजाज के हवाले से अलीमा खान साहबा पे फर्द जुर्म लगने जा रही है, और उसके बाद उनका ट्रायल होगा, और जो ऑफेंसेस उन पे लगे हैं उन 5 नवंबर और 26 नवंबर के एहतजाज के हवाले से, उसमें 5 से 7 साल के अलीमा खान साहबा को सजा हो सकती है। लेकिन मेरे नज़दीक एक और भी केस है। ये जो आज NCCI की टीम इमरान खान साहब तक पहुंची है ना, कि खान साहब से दोबारा तफ्तीश करनी है और नए पैरामीटर पे डॉक्यूमेंटेड हमने तफ्तीश करनी है, क्योंकि पहले जब NCCI की टीम खान साहब से उनके एक्स अकाउंट से मुतल्लिक तफ्तीश करने के लिए गई थी कि आप तो जेल में हैं लेकिन आपका अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, आपके नाम से रियासती इदारों के खिलाफ वहाँ से मुतनाज़ा ट्वीट्स किए जा रहे हैं, तो खान साहब ने उस तफ्तीश में तावन करने से इनकार कर दिया था। अब नई जो डॉक्यूमेंटेड तफ्तीश करने का फैसला किया गया है उसमें यह है कि एक 21 नुकाती सवालनामा तैयार किया गया है। वो सवालनामा इमरान खान साहब को दिया जाएगा और उसमें क्या सवाल पूछे गए हैं कि आप तो जेल में हैं, आपका सोशल मीडिया का एक्स का अकाउंट कैसे ऑपरेट कर रहा है। दूसरा, उसमें एक सवाल ये है कि क्या जो मवाद आपके एक्स अकाउंट से पब्लिक होता है क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। तीसरा ये है कि क्या आपके नॉलेज में है कि आपके अकाउंट से मुल्क मुखालिफ, रियासत मुखालिफ पोस्ट किए जाते हैं, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसी नोयत के, इसी नेचर के खान साहब से सवाल पूछे गए हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि जो NCCI की तफ्तीश है खान साहब के एक्स अकाउंट के हवाले से, इसमें अलीमा खान साहब भी रगड़े में आएंगी।
غلط نہیں، ان کے اپنے بیانات موجود ہیں کہ خان صاحب کا سٹیٹمنٹ لے کے، بیان لے کے، پیغام لے کے ہم سوشل میڈیا والوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ایک جو قیدی ہے، جو سزا یافتہ ہے، اس کا ایکس اکاؤنٹ کیسے آپریٹ ہو سکتا ہے؟ ہاں، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں، بیان دے سکتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر آ کے کہ بانی نے یہ کہا، بانی نے یہ کہا، بانی نے وہ کہا، لیکن اگر ان کا پرسنل اکاؤنٹ آپریٹ ہو رہا ہے، اس میں کوئی سہولت کار بن رہا ہے، تو اس کے لیے بھی، کیونکہ علیمہ خان صاحب ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، تو خان صاحب سے جو تفتیش ہونی ہے تحریری طور پہ، ڈاکومنٹڈ جو تفتیش ہونی ہے، اس میں پھر علیمہ خان صاحب بھی رگڑے میں آئیں گے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ 2 وکٹیں گر گئی ہیں کہ حامد خان صاحب کو، علی ظفر صاحب کو بنا دیا گیا ہے نیا کوآرڈینیٹر، اور خان صاحب کی اپنی بال سے انتظار پنجوتھا اور نیاز اللہ نیازی صاحب جو ہیں، ان سے یہ ذمہ داریاں واپس لے لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو کل 2 استعفے دیے گئے، ایک عاقب اللہ خان، دوسرا فیصل ترکئی کا، آج کے پی کے وزیر اعلیٰ علی مین گنڈاپور نے یہ دونوں استعفے ایکسیپٹ کر لیے ہیں۔ اب یہ بھی خان صاحب کا فیصلہ تھا استعفے لینے کا، کیونکہ اگر خان صاحب کا آشیرواد حاصل نہ ہوتا اور یہ دونوں وزراء اگر علی مین گنڈاپور سے اختلاف کی وجہ سے استعفیٰ دیتے، تو گنڈاپور کی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ اتنی جلدی میں یہ استعفے قبول کر لیتے، لیکن چونکہ عمران خان کے آشیرواد، عمران خان صاحب کی کنسنٹ شامل ہے، تو اسے ان دونوں استعفوں کو بھی آج ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ خان صاحب کی اپنی ایک بال سے تحریک انصاف کے اپنے 4 کھلاڑی جو ہے وہ کلین بولڈ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، 2 اور وکٹیں بھی پاکستان تحریک انصاف کی گری ہیں، لیکن یہ وکٹیں عدالت کی طرف سے گرائی گئی ہیں۔ معاملہ ناظرین یہ ہے کہ 9 مئی کے کیسز میں کنوکٹ ہونے کے بعد، اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے نااہل ہونے کے بعد، جو عمر ایوب صاحب تھے اور شبلی فراز صاحب تھے، وہ چلے گئے تھے پشاور ہائی کورٹ میں، اور ملبہ انہوں نے ڈالا تھا پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کہ ہمیں غیر قانونی طور پہ الیکشن کمیشن نے ہمیں ڈی سیٹ کیا ہے۔ تو اس پہ پشاور ہائی کورٹ نے سماعت کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو کہ آج پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ معاف کیجیے گا ناظرین، اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چونکہ دونوں پی ٹی آئی کے رہنما سزا یافتہ ہیں، کنوکٹڈ ہو چکے ہیں، تو لہٰذا ان کی جو درخواست ہے وہ ناقابل سماعت ہے، اور یہ دونوں پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں جا کر متعلقہ فورم پہ سرنڈر کریں، جا کے متعلقہ فورم سے داد رسی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ 2 رہنما عدالت سے کلین بولڈ ہو گئے، اور آج جو خان صاحب نے اچکزئی اور راجہ ناصر عباس صاحب کا نام دیا کہ آپ ان کو اپوزیشن لیڈر بنائیں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، اس کی وجہ بھی پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ نظر آتا ہے کہ اب عمر ایوب اور شبلی فراز صاحب کو گرفتاری دینا پڑے گی۔ متعلقہ فورم پہ جب جائیں گے، اپیل تو آپ کی تب دائر ہو سکتی ہے نا جب آپ گرفتاری دیں گے سزا کے بعد۔ گرفتاری نہیں دیں گے تو آپ کی اپیل قابل سماعت نہیں ہوگی۔ اگلی خبر ناظرین یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی، جس کا آزاد کشمیر میں پروٹیسٹ چل رہا ہے، احتجاج چل رہا ہے، کچھ مطالبات بھی ہیں، حالانکہ بیشتر مطالبات، بلکہ مطالبات کی اکثریت 1 یا 2 مطالبات چھوڑ کے ان کے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں، لیکن آج عوامی ایکشن کمیٹی نے جو پولیس کے ساتھ ان کی جو مذمت ہوئی، جو انہوں نے تصادم پولیس کے ساتھ کیا، بلا اشتعال جو مبینہ طور پہ فائرنگ کی گئی، اس کے نتیجے میں ایک اے ایس آئی سمیت 3 سپاہی شہید ہوئے ہیں۔ زخمی نہیں، شہید ہوئے ہیں۔ جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 9 بتائی جاتی ہے، اور ان تمام پولیس اہلکاروں کا تعلق جو زخمی یا جو شہید ہوئے ہیں کسی پاکستان کے اور حصے سے نہیں، یہ آزاد کشمیر کے اپنے بیٹے تھے۔ اب ناظرین، اس عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کے مقاصد اپنی جگہ پہ، لیکن ان کے اس احتجاج کی وجہ سے آزاد کشمیر کے شہروں میں انتشار پھیل رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کریٹ ہو رہی ہے، اور ان کے اپنے مجموعوں کے اندر جو شر پسند ہیں، ان کی فائرنگ سے جو اسٹیٹ کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں، جو سیکیورٹی اہلکار ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں یا وہ زخمی ہو رہے ہیں۔ ناظرین، جب بھی کسی جگہ پہ احتجاج ہوتا ہے، آپ مطالبات پیش کرتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ سارے مطالبات ایکسیپٹ نہیں ہوتے، اور ویسے بھی ایک کہاوت بھی ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز منوانی ہے تو کہا جاتا ہے کہ سامنے والے کو، میں ایک عوامی مثال ہے جو ہم اپنے دوستوں میں بھی اکثر بات کر لیتے ہیں، کہ موت دکھاؤ گے تو سامنے والا بخار لینے پہ تیار ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ مطالبات رکھتے ہیں
تو پھر آپ کے اکثر مطالبات، بیشتر مطالبات مان لیے جاتے ہیں. تو یہاں پر تو صرف اکا دکا مطالبات چھوڑ کے تمام ڈیمانڈز کو مان لیا گیا. تو پھر یہ سلسلہ کیوں بند نہیں ہو رہا؟ یہ سلسلہ یہاں پہ کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ اس میں کس کا فائدہ ہے؟ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو معاملات بگڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف جو بیانات دے رہے تھے، وہاں پر لفظی گورہ باری روکنے پہ اتفاق ہوا ہے، اور جو معاملات ہیں فہم و تفہیم سے اس پر حل کرنے پہ اتفاق کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین، حماس نے جو 21 نکاتی جو پلان تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس میں غیر مسلح ہونے سے انکار کر دیا ہے، پلان کو مسترد نہیں کیا. تجویز کا مطالبہ کیا گیا کہ اس میں تجویز کی جائے، ترمیم کی جائے اور ہمیں غیر مسلح نہ کیا جائے. اور دوسرا ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ضمانت دی جائے کہ ہمارے جو حماس کے لوگ ہیں وہ دنیا میں جس جگہ پہ بھی ہو ان کا قتل نہیں کیا جائے گا. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.